समझो और टारगेट समझो। हमारा टारगेट क्या है, ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूँ। मैं डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लो। अब आप मैथ्स लगाओ और बताओ कि अगर मैंने 12 टॉफीज इन 6 बच्चों में इक्वली बांट दी तो 3 स्टूडेंट्स को कितनी टॉफीज मिलेंगी, ये बताओ। इसका मतलब सर जो कहानी यहाँ चली है वो कहानी यहाँ भी चलेगी। हाँ सर वही चलेगी, यानी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस शीट के बाहर दोनों तरफ 0 होगी। वेल हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। वेल सभी का स्वागत है अवसर सीरीज की 7वीं वीडियो नंबर 7 में। जी हाँ, और आज हम लेके आए हैं बेटा फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का आखिरी वीडियो, होपफुली आखिरी वीडियो। बाकी अगर नहीं जमा तो हम इसमें प्रैक्टिस सेशन भी डालेंगे, बट थ्योरी वाइज ये आखिरी वीडियो रहने वाला है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इससे पिछली वीडियो में बेटा हमने गॉस लॉ को समझा था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा उसको यहाँ देखो, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और मेरा नाम वरुण। जी हाँ, तो जो बच्चे नए हैं चैनल का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अगर नए हो तो भैया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू दी थ्योरी। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो बेटा इस चैप्टर में आज की जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं कि गॉस लॉ क्या था। हमको पता था गॉस लॉ हमें हेल्प करता है किसी भी क्लोज सरफेस हेल्प्स टू फाइंड फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस पे फ्लक्स निकालने के काम आता है। और ये लॉ ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है ना, वो बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस का, विच इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये बेसिकली मैंने आपको गॉस लॉ फिर से बता दिया है। इसमें याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये सभी चार्जेस की वजह से होती है, लेकिन जो Q इनसाइड होता है इट इज ओनली द चार्ज क्लोज्ड बाय द सरफेस। वो चार्ज जो सरफेस के अंदर है। उदाहरण के लिए अगर एक ये फिगर है, इसमें चार्ज Q1, Q2 और Q3 है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये ड्यू टू Q1 एंड Q2 एंड Q3 की वजह से। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। आपको एक तरीके से मैंने ब्रीफ में फटाफट गॉस लॉ बता दिया। डेप्थ में समझना है तो वीडियो को देख के आओ, 6ठी वीडियो जो है, और आपको ये समझ आ जाएगा। तो दिस इज मोटा गॉस लॉ। अब हमको देखना है बेटा इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस लॉ की क्या एप्लीकेशन है। इसमें कुछ डिलीटेड पार्ट भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या डिलीटेड है। अभी ध्यान से समझो और टारगेट समझो। हमारा टारगेट क्या है? देखो हमारा टारगेट ये है कि गॉस लॉ की जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, 3 एप्लीकेशन दी जाएंगी हमें। पहला इनफाइनाइट चार्ज वायर, दूसरा इनफाइनाइट प्लेन शीट, और तीसरा थिन स्फेरिकल शेल। अब टारगेट क्या है, करना क्या है? आपको एक इनफाइनाइट वायर दी जाएगी, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट वायर है, ऊपर तक जा रही है, ये भी ऊपर तक जा रही है, और इस पे कुछ चार्ज डाल दिया जाएगा। लेट्स से ये चार्ज डाला है पूरे में। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप इस तार से कुछ लेट्स से r डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दो। सर गॉस लॉ से तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलता है। हाँ निकलता है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को इक्वेट करके फ्लक्स इन दोनों के बराबर है ना, तो हम E भी तो निकाल सकते हैं अगर हमको ये सारी चीज़ें पता हो। दैट इज वाई हम इसकी एप्लीकेशन ऐसे पढ़ते हैं। तो हमसे पूछेगा फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट P। ठीक, ये तो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे। टारगेट आई होप समझ आया होगा, ऐसा आपको दे देगा। करेंगे कैसे अभी बताता हूँ। सिमिलरली आपको एक ये प्लेन शीट है जो मैंने ऐसे 3D में रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो ये प्लेन शीट है जो आपको, जिस पे चार्ज ऐसा फैला हुआ है, चार्ज ऐसा फैला हुआ है।
ऐसा फैला है। आपको सेम चीज़ पूछेगा, आपको बोलेगा कि भैया इस शीट से कुछ दूरी पर, लेट्स से यहाँ पर या इस शीट के इस तरफ यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दीजिए कितनी आती है। ठीक है, तो ऐसे शीट के लिए पूछ लिया, और एक सिंपल लाइन चार्ज यानी एक वायर के लिए पूछ लिया, एक डंडे पे चार्ज डाल दिया तो पूछ लिया। तीसरा वो हमसे बोलेगा एक थिन स्फेरिकल शेल है। बेटा थिन स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। सरफेस पे, ये देखो सरफेस पे आ गया चार्ज, ऐसा सरफेस पे आ गया। ठीक है, इसका कुछ रेडियस आपको गिवन होगा आर, आपसे 3 पॉइंट आपको दे देगा। कौन कौन से, देखो एक कहीं बाहर, एक कहीं अंदर, और एक इसके सरफेस पे। तो पॉइंट नंबर 1 2 3, 3 पॉइंट दे देगा और पूछेगा इन तीनों पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल दो। तो आपको टास्क समझ आया, टारगेट समझ आया, आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा एक लाइन पे, एक सरफेस पे, और एक तरीके से एक स्फेरिकल शेल पे। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है जिस पे चार्ज बाहर रहेगा। इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, पहले आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा टारगेट। अब हमको समझना है इसको निकालने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। ध्यान से देखो, हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जैसे ये लाइन चार्ज हमें दिया जाएगा जिस पर पूरा का पूरा ऐसा चार्ज फैला हुआ है, तो इसमें हमारी अप्रोच ये रहेगी कि पहले तो इस चार्ज को क्लोज करा जाए। ठीक है ना, एक ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस बनाया जाए जिसमें हम इसको क्लोज करें। सेम यही काम हम इसके लिए भी करेंगे। ये जितना भी चार्ज फैला है, हमारी अप्रोच ये रहेगी कि गॉस लॉ अगर हमें अप्लाई करना है तो हमको इस पूरी फिगर को क्लोज्ड करना पड़ेगा। तो हमको कुछ क्लोज करने के लिए कुछ गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसमें भी यही रहेगा, बाहर है तो बाहर गॉसियन सरफेस, अंदर है तो अंदर गॉसियन सरफेस, मोटा मोटा काम सेम है। ठीक, तो हमारी अप्रोच सबसे पहले ये है कि गॉसियन सरफेस अप्लाई करने के लिए हम इसको बंद करें ताकि चार्ज अंदर आ जाए, और उसके बाद हमारी सेकंड जो अप्रोच रहेगी, फर्स्ट अप्रोच है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और दूसरी अप्रोच जो हमारी रहेगी तीनों में वो ये रहेगा कि जो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आया है E.ds इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वेट करा जाए। जी हाँ, यही हमारी पूरे में अप्रोच रहने वाली है। मैं फर्स्ट डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेशन में ही आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमको उसको बंद करना है और ये फॉर्मूला लगाना है, बंद करना है, फॉर्मूला लगाना है, बस ये काम करना है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो टेक्निकली कि ये होगा कैसे। आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर जिस पे कुछ चार्ज डाला हुआ है। ठीक है ना, चार्ज डाला है। हमसे पूछा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ डिस्टेंस आर एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है। हमसे पूछा है कि बताओ भाई इस पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो जाहिर सी बात है, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, वी विल क्रिएट a symmetrical Gaussian surface to close भी नहीं बोलेंगे, to enclosed the charge। ठीक है, अब सर दिक्कत ये है कि ये तो इन्फानाइट है, बहुत ऊपर तक बहुत नीचे तक, तो हमारा गॉसियन सरफेस भी ऐसे इन्फानाइट बन जाएगा, क्या करें। तो 11th में आपने देखा है जब भी ऐसा इन्फिनिटी तक का मामला होता है ना, तो हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन की हेल्प से, इंटीग्रेशन टूल अपने आप इन्फिनिटी को संभाल लेता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पूरी लंबे वायर का सिर्फ ये जो वाइट पोर्शन है इसको कंसिडर करते हैं और मैं इसमें गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। आइए, तो मैं इसमें गॉसियन सरफेस कुछ बेटा लेट्स से ग्रीन से बनाते हैं। तो मैं इसमें कुछ गॉसियन सरफेस ऐसा बनाऊंगा, ऐसा।
ये देखिए, ये एक सरफेस मैंने बनाया जिसमें मैंने ये आर पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट पी जहाँ पे निकालना है हमको, और इस गॉसियन सरफेस की ये जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया एल, ठीक है ना। तो इस स्फेयर का हम बोल सकते हैं हेयर रेडियस ऑफ द स्फेयर इज स्मॉल आर, ठीक है। और हमें निकालनी भी कहाँ है इलेक्ट्रिकल फील्ड, स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड नीड्स टू बी फाइंड, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रिएट कर दिया। आइए अब देखते हैं इस पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे बनाएगा। बेटा ये लाइन चार्ज चारों दिशाओं में इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाने वाला है। जब चारों दिशाओं में बनाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी दिखेगी, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बाहर जाएगी। लेट मी यूज अनदर पेन, नीले से देखते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बाहर जाएगी, ऐसे देखिए, ऐसे बढ़िया से। और सिर्फ यहाँ से क्यों, यहाँ से भी जाएगी बढ़िया, ऐसे जाएगी। सर ये तो 2D में जा रही है, नहीं ये 3D में जा रही है, ये 3D में जा रही है। 3D में कैसे, आप इसको ऐसे समझिए कि एक ग्लास है, ग्लास के बीच में आपने एक डंडा लगा दिया, तो डंडे से ऐसे रोशनी निकल रही है हर जगह, सारी जगह में से होते हुए जा रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बोतल साफ करने वाला ब्रश देखा होगा, ऐसा होता है ना, बोतल साफ करने वाला ब्रश यूँ होता है और इसमें से ब्रशेस निकले होते हैं, टीथ्स निकले होते हैं हर जगह, तो ये चारों दिशाओं में निकले होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे 3D का पूरा जाल बना देगी, समझे, 3D का पूरा जाल बनाएगी, ठीक है, 3D का पूरा जाल बना देगी। चलिए ग्रेट, बढ़िया, सुंदर। आइए अब इसमें गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ लगाने से पहले हम देखते हैं हमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो सरफेस एरिया हैं, एक तो है सरफेस एरिया 1, दूसरा है सरफेस एरिया 2, और तीसरा है बेटा ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे जो टोटल फ्लक्स मिल रहा है फाई टोटल, दैट इज ड्यू टू फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स 3। यही 3 सरफेस है जहाँ पे मिलने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए, टॉप और बॉटम यानी 1 और 2 पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो कैसे जा रही होंगी, ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। पहले तो इसको ऐसे समझो, इस सिनेरियो में अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो आप, तो यहाँ पर टॉप और बॉटम पे ऐसे जा रही होगी और यहाँ से ऐसे जा रही होगी, बताओ जा रही होगी ना, नहीं जा रही होगी, जी हाँ, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं जा रही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलरली यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से कैसे जाएगी, यहाँ से नहीं जा पाएगी, याद रखो। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ही जाती नहीं दे रही तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड पे अगर फील्ड लाइन कट ही नहीं रही तो फ्लक्स क्या बन रहा होगा, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं बन रहा होगा। इसका मतलब फ्लक्स एट 1 इक्वल्स टू फ्लक्स एट 2 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी जो फाई टोटल है बेटा, फाई टोटल वो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स 3 के लिए आ रहा होगा, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। बस इसी की वजह से आपको फ्लक्स मिल रहा है। तो हमारी सारी कैलकुलेशन इस कर्व्ड सरफेस के लिए होगी। आइए इसको फाइंड करते हैं कि कितनी होगी, आइए देखते हैं। अब मैं लगा रहा हूँ गॉस लॉ, अप्लाई कर रहे हैं एज पर गॉस लॉ के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, फाई 3 के, तो फाई 3 बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताइए क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, दोनों को, इसको और इसको अलग अलग हैंडल करते हैं। आइए क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, पहले तो इसको लो बेटा, ये बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी तो E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ds करना पड़ेगा। सर इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है, मतलब इस कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे पूरा का पूरा S कर्व्ड मिल जाएगा। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ds को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया का
पूरा का पूरा सरफेस एरिया क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे E इंटू 2πr L। L क्या है, H होता है, H को हमने बेटा L यूज करा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बेटा आई है वो आई है कि जो φ3 है वो बराबर है E डॉट 2πr L के। दिस इज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो हमने इसको तो सॉर्ट कर लिया, अब हमको सॉर्ट करना है सेकंड पार्ट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, अब हमको सॉर्ट करना है सेकंड पार्ट, इसको क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आइए इसको भी करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट को कि φ3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इनसाइड को क्या लिखें, ये चार्ज तो पूरी तार में इन्फिनिटी तक गया है, हमको पता करना है बेटा इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया से समझ आएगा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें समझाया है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? सर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मतलब ये आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ को समझाता है। ये क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। इसको समझने के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन एक अच्छा सा एग्जांपल तो मैं देता हूँ, ऐसे समझ आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सुनो। फर्ज करो, एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करो मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 12 टॉफीज है, ठीक है। अब आप मैथ्स लगाओ और बताओ कि अगर मैंने 12 टॉफीज इन 6 बच्चों में इक्वली बांट दी तो 3 स्टूडेंट्स को कितनी टॉफीज मिलेंगी, ये बताओ। 6 बच्चे 12 टॉफी, तो 3 स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिली बताओ। अगर आपका जवाब है 6 टॉफी मिलेंगी सर 3 को, तो जवाब सही है। लेकिन अब 2 मिनट के लिए रिवाइंड करो और सोचो तुमने ये आंसर दिया कैसे। मैं बताता हूँ तुमने कैसे दिया। तुमने ये आंसर देने के लिए तुमने क्या करा, सबसे पहले तुमने टोटल टॉफीज को डिवाइड करा टोटल स्टूडेंट से। जी सर, इससे क्या हेल्प हुई? इससे तुम्हें ये पता चल गया कि 12 टॉफीज डिवाइडेड बाय 6 स्टूडेंट्स, तो इसको काटा तो तुम्हें पता चला कि भैया 1 स्टूडेंट के पास कितनी टॉफी है, 2 टॉफीज है। तुमने एक बच्चे का पता करा, फिर मैंने क्या पूछा 3 बच्चों को कितनी मिलेगी, तो तुमने क्या करा, मान लो इस वैल्यू को x कहते हैं, ठीक है। x जो है 2 टॉफीज के बराबर है, तो 3 बच्चों को कितनी टॉफी मिलेगी, तुमने सीधा 3x कर दिया, आंसर आया 3 × 2 = 6, ठीक है। मैंने पूछा था 5 को कितनी मिलती, तो 5x कर देते, 5 × 2 × में 10 टॉफीज, है ना। तो होता यह है कि तुम एक बच्चे पे निकाल लो और जितने बच्चे पूछे उससे उस एक की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे बेटा। ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ये बात समझे। अब अगर मैंने पूछा 2 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, तो 2 लैम्डा हो जाएगा, बिल्कुल यही सिनेरियो। 3 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, तो 3 लैम्डा। 5 मीटर लेंथ पे तो 5 लैम्डा। ऐसे ही L मीटर लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, L लैम्डा आंसर आएगा। क्या ये बात समझे? आंसर क्या आएगा, L लैम्डा। क्या ये चीज़ क्लियर है कि क्यों लिखा है L लैम्डा? ये इस वजह से लिखा है, L लैम्डा चार्ज होगा इस L लेंथ पे। तो यानी मुझे पता चल गया है कि Q इनसाइड इज इक्वल्स टू L लैम्डा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को अब दूसरी इक्वेशन φ3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। नाउ ऑल वी गॉट टू डू इज कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब आप इसे कंपैरिजन करोगे तो लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, E.2πrl। तो आइए रख दीजिए E.2πrl, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी से लिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से लिया हुआ है,
ठीक है ना, ये तो एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल है अलग से तुम्हें समझाने के लिए, ये करना नहीं है, ये एग्जाम्पल है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एल से एल निपट रहा है, तो आपके पास बढ़िया फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर अ लाइन एंड इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये इनफाइनाइट वायर के लिए है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, लैम्डा एक खुद में एक कांस्टेंट टर्म है, दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। सो आर ही है जो वेरिएबल है, जी हाँ, आर ही वेरिएबल है। ये आर मैं यहाँ भी पूछ सकता था, इसके बगल में भी पूछ सकता था, कहीं पे भी पूछ सकता था। तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ई जो है ना बेटा, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला। बढ़िया से हमारे पास ग्राफ भी तैयार है, तो ये ग्राफ याद रखिए, इसका ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा इसको करने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, पहला हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट करा, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला था हमारे पास गॉस लॉ, इन दोनों फॉर्मूले से फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन निकाल के उनका कंपैरिजन कर दिया, बस हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म, डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म। ठीक है ना। देखो इस बार एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में डेरिवेशन जो सोची थी वैसी नहीं आई। हरियाणा में जिन बच्चों को मैंने कुछ चीज़ें बताई थी उनकी बिल्कुल बुलजाए वैसा ही पेपर आया, लेकिन बहुत सी जगहों पर सीबीएसई ने पैटर्न ही बदल दिया, ऐसी ऐसी डेरिवेशन दे दी जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो इस साल जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप ये रिस्क नहीं ले सकते, आप ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते कि भैया ये छोड़ दे, पता नहीं क्या आ जाएगा। तो आमतौर पर ये वाली डेरिवेशन इतनी नहीं आती थी, बट अब हो सकता है इस बार सीबीएसई दे, तो इसको छोड़ने का रिस्क मत लेना। आई होप आपको समझ आई होगी। टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकेंड पेज। बहुत अच्छे से सुंदर सब कुछ लिखते हुए हमने समझाया है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट टॉप एंड बॉटम, आपसे पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड टॉप और बॉटम पे कितनी है? भाई अगर आपने बिल्कुल यहाँ इसके सामने पॉइंट ले लिया तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आर बहुत पास आ गया तो 0 हो गई आर की वैल्यू। सर अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड समथिंग बाय 0 यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट डिफाइन हेयर, याद रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट डिफाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट डिफाइन एट टॉप एंड बॉटम। समझ रहे हो ना? ये कुछ वैसी बात हो गई, मान लो मैं गुंडा हूँ यहाँ का, तुम मेरे से किसी ने पूछा कि भाई तेरी गुंडागर्दी कहाँ तक चलती है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ तक चलती है। क्या बात हुई इसकी? यहीं तक चलती है गुंडागर्दी, ये क्या बात है? अबे क्षेत्र होना चाहिए ना जहाँ पे चलेगी। तो यही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो गिवन क्या है बेटा हमारे पास? गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी? 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एट अ डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपसे क्या पूछा है? आपसे सिग्मा पूछा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो। तो अब सिग्मा क्या होता है? ये होता है चार्ज बाय पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ये होता है सिग्मा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, और हमारे पास कोई फॉर्मूला इससे रिलेटेड? हाँ सर, एक फॉर्मूला है जहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आया था। कौन सा सर? ये पढ़ा ना अभी हमने, E = λ/2 πr एप्सिलॉन नॉट। आइए इसमें लगाते क्या देखते हैं। वी ऑल्सो हैड E = λ/2 πr एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। देखो मेरे को इतना सब लिखने की करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये डेरिवेशन सारी ऐसे करके बिल्कुल प्रॉपरली करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई, जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई के लिए इसको देख रहे हैं, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन में ऐसे करके अच्छे से नहीं लिखेंगे, नहीं बताएंगे कि क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो सीबीएसई आपको नंबर नहीं देगा, आपके नंबर काटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए हमारे पास E है, 2 πr भी है, एप्सिलॉन नॉट सब कुछ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 9 × 10⁴ ठीक है ना। अब 2 पाई R की वैल्यू कितनी है? 0.02 यानी 2, एक मिनट, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 2 पाई
बेटा आर की जगह मैं चाहूँ तो 0.02 को 2 इंटू 10⁻⁻2 भी बोल सकता हूँ इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻2। देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो k के बराबर है। अगर ये k के बराबर है तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻4 इक्वल्स टू k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 टाइम्स लैम्डा बटे 10⁻²। देखो मैं यहाँ से यहाँ पे कैसे आया, समझ आया बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने 9 इंटू 10⁻9 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये k के बराबर होता है ना, इसलिए कर दिया। अब जो काटा बेटी हो रही है उसको कर दो भाई, काटो कहाँ से कहाँ, देखो 10⁻4 से आप इसको काट सकते हो। कितना जाएगा, 4 5 6 7 8 9, बचेगा 5। 10⁻⁻2 को ऊपर भेज दो तो बचेगा 7। 9 से 9 जाएगा, तो आपका जो लैम्डा आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7। दिस इज दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कूलम पर मीटर। 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है पर मीटर लेंथ पे। क्या ये सवाल समझ आया? ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको क्या कह रहा है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। आइए, एक सिलेंड्रिकल वायर बेटा आपको दे रखी है। डू वी हैव अ सिलेंडर? नो, वी हैव टू क्रिएट वन। ऑलराइट, नो इश्यूज। सो लेट मी क्रिएट अ सिलेंडर। ऐसे बना लेते हैं। सो दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, a long cylinder wire carries a positive charge of linear charge density lambda। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, let's say it has positive charge, ठीक है, and it has linear charge density lambda। okay, no issues। आपको फिर क्या कह रहा है, कह रहा है an electron revolves around it in a circular path। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है कुछ सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किस फोर्स से खींच रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी तो गोल घूम रहा है। कोई चीज़ गोल कब घूमती है? जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, यानी उस चार्ज ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज कर लिया एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस यानी आप बोल सकते हैं कि QE जो है F इक्वल्स टू QE वो बराबर है mv² बटे r के, ठीक है ना। ये इसके बराबर है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास लैम्डा दे रखा है, मतलब मुझे लैम्डा के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। लैम्डा क्या होता है भाई, लैम्डा क्या होता है? सर अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्योंकि गॉस लॉ करवा रहा हूँ तो ये वहीं से आएगा। सर गॉस लॉ में हमको पता है E बराबर होता है लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यानी मैं चाहूँ तो E की जगह लैम्डा बाय, देखो Q की जगह इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और E की जगह लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू mv² बाय r। आप ध्यान से देखिए, r से r निपट जाएगा तो आपको मिलेगा v² इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट, यानी v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा बाय 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। सवाल बढ़िया सवाल था, एक अलग तरीके का सवाल था, इसलिए इसको यहाँ डाला है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया हो। गॉस लॉ के बेसिक सवाल तो देखो हैं, हम करेंगे वो सवाल भी, बट ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक बेटा प्लेन शीट है जिसमें बहुत सारा चार्ज फैला है। हमने इस शीट में एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करा। देखिए ये क्या है, हमारा, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि भैया इस तरफ या पीछे की तरफ बता दो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी। तो हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लिया, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर इतना सा चार्ज, यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इसके अंदर है, ठीक है ना। भाई एक सर्कल बन रहा होगा ना यहाँ पर भी, तो बस ये पूरा चार्ज नहीं है, सिर्फ इतना सा चार्ज है। आइए इसके लिए हम डेरिवेशन निकालते हैं, बहुत बढ़िया डेरिवेशन होगी। आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस है
बेटा एक है ये, दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया और तीसरा है ये। सर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जा रही होगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड तो भाई यहाँ से इस तरफ जा रही होगी 3D में बढ़िया से, देखो ऐसे चीरते हुए ऐसे, और इसके पीछे की तरफ भी निकल रही होगी भाई ऐसे 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 ऐसे। ध्यान से देखो, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के कर्व्ड सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिकल फील्ड होते हुए नहीं जा रही। यानी अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फ्लक्स टोटल होगा ना, जो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 के बराबर है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, 2 में फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 और 1 से तो इलेक्ट्रिकल फील्ड चीरते हुए जा रही है, 2 कर्व्ड में से नहीं जा रही। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स 2 इज इक्वल्स टू 0, सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ3। ठीक है ना, φ1 प्लस φ3 के बराबर है। आइए एक बार φ1 निकालते हैं। φ1 किसके बराबर होगा सर? गॉस लॉ कहता है कि ये बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के, यानी E इंटीग्रल ds के। ठीक है ना, φ1 इसी के बराबर है। सर ds क्या है? सर ds होगा ये सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया, ये पूरा ds ये होगा। मतलब इसको अगर मैं खोलूंगा तो लेट्स से ये एरिया बन जाएगा E इंटू में एरिया। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है φ1 बेटा φ2 के बराबर है, जितना ये दूरी पे उतना ये दूरी पे, सेम एरिया भी बराबर है, सिलेंडर है। ठीक है ना, तो दोनों बराबर है, यानी φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू E डॉट ए, यानी बेटा फाई टोटल आपके पास जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ EA, ये आपके बराबर है। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करिए गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई टोटल जो है वो बराबर होगा, दिस इज फाई टोटल, ये बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने यहाँ पर यहाँ पर हैंडल कर लिया। ठीक है ना, अब हमारे पास है सेकंड पार्ट Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे हैंडल करके दिखाऊंगा। तो मुझे ये पता है कि जो फ्लक्स टोटल है वो ऑल्सो दैट इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इतने सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज Q है, लेकिन इतने के अंदर कितना आएगा, तो यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है। सिग्मा क्या बताता है कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया पे कितना है। ठीक है, वही एक बच्चे की वैल्यू। मुझे कितने की वैल्यू पता करनी है, मुझे तो बस इस एरिया की, इस एरिया को मैंने ए माना है ना, इसकी, ये टोटल एरिया है। ठीक है, ये टोटल एरिया है, ये वाला जो है मैं इसको ए डैश कर देता हूँ, ए डैश है टोटल एरिया। इस टोटल एरिया में टोटल चार्ज की वैल्यू मुझे सिग्मा बता रहा है, लेकिन मुझे तो सिंपल इस एरिया के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतना ही चार्ज इसके अंदर है। समझ गए ना, वो हम यहाँ करेंगे। तो बेटा Q इनसाइड जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू ए। देखो ए डैश नहीं, ए करा है, समझे। अब उस वैल्यू को वापस यहाँ रख दो, आइए रख देते हैं। तो Q इनसाइड मेरा आया सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे को अच्छे बच्चे की तरह वही काम करना है जो पहले करा था, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा डॉट ए। यहाँ पर अगर आप ई की वैल्यू निकालें तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय, एक सेकेंड, अरे एप्सिलॉन नॉट तो लिखा नहीं ना, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या होता है, Q इनसाइड कितना हो जाएगा, इतना बटे एप्सिलॉन नॉट, समझे ना। Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो है टोटल फ्लक्स, ये सेकंड बन जाएगा। तो इसको कंपैरिजन करो तो सिग्मा टाइम्स ए बटे एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा। तो इसको सॉल्व करें तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, आपके पास बड़ा सुंदर सी इक्वेशन आएगी, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा कैपेसिटर की नींव समझो डल गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ,
फर्स्ट करो ये शीट है, इस पे चार्ज है, मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ से r डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, तुम बोलोगे सर इस फॉर्मूले में r की वैल्यू अरे है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि भैया ये r पे डिपेंड ही नहीं करता, कितना दूर चले जाओ कितना पास आ जाओ इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होगी। मतलब इसका ग्राफ जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का ग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ r है, याद रखो। ग्राफ ऑफ surface charge is independent of r, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहेगी सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगी, क्या ये बात समझे? ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास इसी के इंपॉर्टेंट केस। अब इंपॉर्टेंट केस समझो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान के चलो मेरे पास, ऐसे ले लेते हैं, मान के चलो मेरे पास बेटा एक शीट है, एक शीट है और ऐसे ही एक और शीट भी है, ऐसे एक और शीट है। मान लो इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया और इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है। मेरे से पूछा गया कि इस कॉम्बिनेशन को आधार बनाकर ये बता दीजिए कि ए पे और बी पे, बी इन दोनों के बीच में है, और सी पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है ये बता दीजिए। देखो कैसे निकालेंगे। मैं चाहूँ तो इसका फॉर्मूला रटवा भी सकता हूँ, लेकिन आप इसको समझो। फर्स्ट करो ये है हमारे पास शीट 1, ये है शीट 2, ठीक है। आप जेब से एक टेस्ट चार्ज निकाल के इस पॉइंट पे रख दो, ठीक है। बताओ इस पॉजिटिव, अब तुम ये याद रखो एक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो कितनी होती है? एक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना, ठीक है ना, किसी भी एक शीट के लिए। इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो होगी सर E1 होगा सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सर डायरेक्शन क्या होगी? सर पॉजिटिव अवे भेजता है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इस शीट की वजह से यहाँ पर ये चार्ज कहाँ जाना चाहेगा? सर इस शीट 2 की वजह से, ये किसके लिए है? शीट 1। सर शीट 2 की वजह से ये जो चार्ज है वो इस तरफ जाना चाहेगा, और सर इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी? अरे सर सेम होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती ही नहीं। क्या ये बात समझे? ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ई नेट क्या होगा? ई नेट सिंपल होगा E1 प्लस E2, जिसको आप ऐड करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये 0 आएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट 1, मतलब इस पॉइंट ए, सॉरी, तो आप बोलोगे ई नेट एट ए इज 0, ये 0 आया। इसका मतलब सर जो कहानी यहाँ चली है वो कहानी यहाँ भी चलेगी। हाँ सर वही चलेगी, यानी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस शीट के बाहर दोनों तरफ 0 होगी। सर व्हाट अबाउट पॉइंट बी? बी पे कितनी होगी? सोचो सर, वैल्यू तो यही रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। लेकिन सर इस पे अगर डायरेक्शन देखो तो पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से इधर जाएगा और नेगेटिव की वजह से भी इधर जाएगा। मतलब यहाँ पर जब मैं ई नेट निकालूंगा तो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो बेटा आधा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और एक और आधा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को ऐड करूंगा तो पूरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब ई नेट एट सेंटर ऑफ opposite charge plate is equals to sigma by epsilon naught। very important, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। सोच के बताना कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तब बीच में कितनी होगी, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। ग्रेट।
आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर का कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना, मजा आएगा तुम्हें। देखो मैंने पूरी की पूरी कुंडली बना दी है इसकी अच्छे से तुम्हारे लिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास एक स्फीयर है। अब स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं भाई, खोखला हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। ध्यान से देखो, सॉलिड के लिए एक क्रिकेट की बॉल है, इसको ये स्लीव हटाओगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये टेनिस की बॉल जैसा स्फीयर हो सकता है, अंदर से खोखली फाड़ो, अंदर कुछ नहीं, हवा है खाली। तो दो तरीके के स्फीयर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है सर। अब ये दो तरीके के स्फीयर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। ये सॉलिड एक इंसुलेटर भी हो सकता है, ये सॉलिड एक कंडक्टर भी हो सकता है। सिमिलरली ये हॉलो, ये भी एक इंसुलेटर हो सकता है और ये भी एक कंडक्टर हो सकता है। अब बेटा हमें पता चल गया, ठीक है, सॉलिड के भी दो कंडक्टर इंसुलेटर और इंसुलेटर के भी दो कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। अब हमारा टास्क ये है कि अब हम इसमें समझ लो इंजेक्शन लगा के चार्ज को भरेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो कि मैं अब इसमें चार्ज भरने जा रहा हूँ, ठीक है, चार्ज भरने जा रहा हूँ। हर जगह से मैं इस पर चार्ज को अंदर डाल रहा हूँ और मैं सेम काम, मतलब मैं इन दोनों के साथ कर रहा हूँ। यहाँ इसलिए नहीं बना रहा ताकि डायग्राम खराब ना हो, इसलिए मैं ये काम मैं इन सभी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो होगा क्या। पहले बात करते हैं इंसुलेटर पे। सर इंसुलेटर जो होता है वो चार्जेस के लिए एक जेल है। चार्ज जब इसके अंदर घुसेगा ना तो चार्ज बंद के बैठ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा चार्ज इस सॉलिड इंसुलेटर में फैल जाएगा, ऐसा फैल जाएगा। क्या बात समझे। सर कंडक्टिंग में क्या होता है बेटा, कंडक्टर जो होता है वो चार्जेस के लिए एक फ्री प्लेग्राउंड है, भागा दौड़ी धूम धड़क्का सब मचता है, चार्ज फ्री होता है इसके अंदर। तो इस सिनेरियो में सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है, मतलब आपको सारा चार्ज यहाँ इसके सरफेस पे मिलेगा, ठीक है। तो सॉलिड के केसेस में हमें पता चल गया, अगर इंसुलेटर हुआ तो पूरे में, कंडक्टर हुआ तो सरफेस पे। ऐसे ही बात करते हैं हॉलो की। बेटा हॉलो तो ये खोखला है बीच में से, अगर बीच में से खोखला है और चारों तरफ से ऐसे इंजेक्शन आपने ठोक दिया तो सारा का सारा चार्ज इसके भी सरफेस पे आके गिरेगा। बीच में रहेगा कैसे, बीच में तो जगह ही नहीं है, टेनिस बॉल खोखली है, तो सारा का सारा चार्ज ऐसा सरफेस पे ही आ जाएगा। और यही होगा कंडक्टर के केस में। भाई खोखला कंडक्टर है, बीच में वैसे भी कुछ नहीं है, इसमें भी सारा का सारा चार्ज ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, भले ही केस अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन अगर डायग्राम देखो तो बेटा ये तीनों डायग्राम सेम और अकेला ये अपोजिट। बेटा ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ना, ये आपके सीबीएसई के सिलेबस से कट चुका है। ये मजे ही मजे, ये कट चुका है, ये अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको इसका क्रक्स बताऊंगा क्योंकि ये जेई में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी ये सीबीएसई में नहीं है। कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, और इसी को, इन तीनों के ही केस को एक मिलाकर हम थिन स्फेरिकल शेल बोल देते हैं। समझ गए, मतलब चाहे आपको सॉलिड कंडक्टिंग बोल दे, वैसे नहीं बोलेगा सीबीएसई में, हॉलो इंसुलेटर बोल दे या हॉलो कंडक्टिंग बन जाए, ये तीनों का मतलब ये थिन स्फेरिकल शेल है। यानी अब जब भी आप स्फेयर वाली डेरिवेशन करेंगे आप चार्ज ऐसे सरफेस पे बनाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन, विच इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेयर या थिन शेल, ठीक है। आइए डेरिवेशन देखते हैं। सो व्हाट वी हैव अ स्फेयर which is having positive charge at the surface and this sphere has a radius of capital R। ये हमें दे रखा है, याद रखिएगा, हमको ये मेंशन करना पड़ेगा कि here R is equals to radius of sphere। ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ निकालना चाहते हैं, इनसाइड द शेल। मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया हमने, लेट्स से समवेयर हियर, लेट मी टेक अनदर, समवेयर हियर, ये एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जब भी जिस पॉइंट पे पूछेगा मैं उसको एक गॉसियन सरफेस से बंद करूँगा। आइए तो मैं इसको एक गॉसियन सरफेस यहाँ क्रिएट करता हूँ,
लेट मी क्रिएट अ गॉसियन सरफेस। तो मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाया, देखिए शानदार बढ़िया। दिस इज दी, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट माय गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का भी कुछ रेडियस है, ये आ गया स्मॉल आर। क्या ये बात आप समझे? स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस इसी पॉइंट P पे मैंने क्रिएट करा है ताकि मुझे एग्जैक्टली यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फील्ड का आइडिया हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर गॉस लॉ लगाऊंगा। गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस क्लोज इंटीग्रल E, टोटल फ्लक्स जो होता है फाई टी, वो होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या होता है? द टोटल चार्ज एनक्लोज द क्लोज सरफेस। अरे इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो हमारे इस केस में क्यू इनसाइड ये जीरो है सर। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स भी जीरो, मतलब क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस भी जीरो, यानी E इनसाइड इज जीरो। कोई दिक्कत इसमें? इसके अंदर जब कोई था ही नहीं चार्ज, देखते ही पता चल रहा है चार्ज ही नहीं है, तो क्यों इनसाइड जीरो है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो। मतलब सेंटर से लेके अंदर कहीं भी घूम लो, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलने वाली। इसके अंदर आपको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलने वाली। ठीक है ना? और यहाँ पर याद रखना कंडीशन क्या थी, हमारा जो स्मॉल आर है वो छोटा था कैपिटल आर से, है ना, अंदर की तरफ है, इसको याद रखना। तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलने वाली। इसका मतलब अगर मुझे इसका ग्राफ दे दिया जाए बेटा, इसका ग्राफ दे दिया जाए E वर्सेस R का, तो दिस इज द शेप। ये हमारे पास शेप है, थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है ना? तो मेरे को ये पता है कि जब जब मैं इसके अंदर रहूँगा अंदर, तो मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो मिलेगी। यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो मिलेगी क्योंकि इसके अंदर ही अंदर मैं कहीं घूम रहा हूँ। क्या ये बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड का ये हमारे पास ग्राफ है और ये हमारे पास डेरिवेशन है। आई होप आपको ये समझ आई होगी, इजी डेरिवेशन थी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द शेल, इस शेल के बाहर। तो हमारे पास क्या है? वही सेम सिनेरियो, हमारे पास एक स्फीयर है जिसके चार्ज सरफेस पे है, सरफेस पे है। द स्फीयर हैज अ रेडियस r, we need to find the electrical field at somewhere here, bahar. So what we'll do, we'll create a Gaussian surface. We'll create a Gaussian surface. Let me create one. Cool. This looks good. No, I don't want to fill it. Frame. क्या हो गया भाई? हाँ, फ्रेम। ठीक है ना? So this is the Gaussian surface, and let's say this Gaussian surface has a radius of small r. So what we have capital R, radius of sphere, ये स्फीयर का रेडियस है बेटा, और स्मॉल r है रेडियस ऑफ Gaussian surface. Here small r is greater than capital R. This is the case. ठीक है ना? अब यहाँ क्या करेंगे? सेम वही काम, गॉस लॉ अप्लाई करें। तो एज पर गॉस लॉ phi t equals to close integral E dot ds equals to
Q inside by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट गोज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगी, यहाँ पे ऐसे बाहर जा रही होगी, ऐसा बाहर की तरफ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया काटता हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया काटा और यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ ऐसे जा रही है और इसमें ये छोटा ds जो है ये भी बाहर की तरफ है। तो आइए पहले मैं इसी को हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल जो टोटल फ्लक्स है वो बराबर है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के। बेटा E कांस्टेंट है तो इंटीग्रल ds करना पड़ेगा। बेटा ds क्या है, गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो E डॉट 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r क्योंकि गॉसियन सरफेस लेना है ना तो स्मॉल r का स्क्वायर। सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब क्या करेंगे, अब मैं सेकंड पार्ट Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आइए इसको करते हैं यहाँ पर। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, फाई टोटल इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को टोटल चार्ज निकालना है कि Q इनसाइड कितना है इस पे। अब Q इनसाइड को कैसे निकालेंगे, ये टोटल चार्ज सरफेस पे फैला हुआ है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कितना होता है सर, ये होता है सिग्मा। सिग्मा तो हमको पता है कि सिग्मा बराबर होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस स्फेयर, ये जो स्फेयर है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिग्मा को इतने एरिया से गुणा कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास Q इनसाइड आ जाएगा सिग्मा टाइम्स, ये क्या है टोटल एरिया और ये है टोटल चार्ज। तो मेरे पास Q इनसाइड आ जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर। तो सर Q इनसाइड कितना आ जाएगा, Q इनसाइड इज सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई r का स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ ऑल वी गॉट टू डू इज कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो वी विल हैव E into 4 pi r square, E into 4 pi r square equals to sigma times 4 pi कैपिटल R square। ध्यान से देखिए बेटा, 4 पाई से 4 पाई निपट जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आ जाएगी सिग्मा, एक सेकेंड एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा ना मैंने, हाँ यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, सॉरी, बार बार एप्सिलॉन नॉट भूल जाता हूँ मैं, तभी मैं देखता हूँ ये बन क्यों नहीं रहा सही से। तो 4 पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, अब ठीक है। तो ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन, अब सिग्मा r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। आपकी मर्जी है, आप सिग्मा को खोल सकते हैं, तो इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा Q बाय ए, Q बाय ए, एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको खोल के 4 पाई r स्क्वायर से इसको सॉल्व कर, मैं करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं इसको फर्दर खोल लूँ तो सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पर ये हो चुका है वैसे, लेकिन अगर आप फर्दर खोलना चाहते हैं तो सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ये r स्क्वायर और ये ऊपर r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर निपट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस के, तो आपका फॉर्मूला आया KQ बाय r स्क्वायर। अरे ये तो सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया है। क्या ये बात समझे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, ठीक है ना। r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर वेरिएबल है, r की दूरी, बट याद रखना r सेंटर से, याद रखना सेंटर के अंदर मत जाना, सेंटर के अंदर जाओगे तो इनसाइड वाला पिछले वाले केस स्टार्ट हो जाएंगे, सरफेस के बाहर आप चलेंगे तो इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। E कैसे जाएगा बेटा, E जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी करेगी सेंटर से, सेंटर से, ठीक है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करने पे आएंगे, क्या हमारे पास ग्राफ के लिए है, नहीं है इधर, अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करने पे आऊं तो इसका ग्राफ कुछ
ई वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो इसके बाहर से कुछ ऐसा डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है ना, डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ है। अब बात करते हैं आखिरी, जब हम इसके सरफेस पे होंगे। तो इसके सरफेस पे क्या ये बात जाहिर नहीं है कि अगर ये कैपिटल आर है, लेट्स से दिस इज कैपिटल आर, और सरफेस पे पूछा है तो ये स्मॉल आर है, तो मैं एक काम क्यों नहीं करूँ, ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्या E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना बेटा। सरफेस पे बात करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ एट सरफेस R इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो बेटा E बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मैं इस पूरे के लिए अगर मैं इसको अब एक तरीके से आपके लिए समराइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कभी भी आपको ऐसा चार्ज दे दिया गया हो और आप यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, दिस इज आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैपिटल आर है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जब तक आप अंदर हैं तब तक ज़ीरो, सरफेस पे ई सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वी नीड टू रिमेंबर दिस। अरे क्या हो गया भाई, बता ही दें इसको। उप्स, ये तो मैंने पेंट कर रखा है, माफ़ी चाहेंगे भाई। इसको फिर ऐसा करना पड़ेगा, जुगाड़ लो भाई, जुगाड़ तो कितने हैं हमारे पास, ला भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये रहेगा। इन ऑर्डर टू मेक द ग्राफ, इसका ग्राफ एक अच्छा सुंदर ग्राफ बनाते हैं भाई। चल भाई तू ऐसे बन जा। तो अगर आप इसका ग्राफ क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो, तो बेटा ये ग्राफ किसके बीच में है, E वर्सेस R के बीच में है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर की तरफ यहाँ से ज़ीरो ही है, और सरफेस पे आते हुए एकदम से इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होती है और फिर ऐसे चलती है और ये जाएगी अप टिल इन्फिनिटी तक। सो दिस इज़ दी होल ग्राफ E वर्सेस R। याद रखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, सरफेस पे स्मॉल r के बराबर है, और इसके बाद से स्मॉल r इज ग्रेटर देन R। ये केस है, बढ़िया ग्राफ बना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी CBSE की पूरी डेरिवेशन होती है ख़त्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल हैं, आइए सवाल भी देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, थिन स्फेयर शेल ऑफ अ मेटल हैज़ अ रेडियस, बेटा आर दे रखा है आपको कितना 0.25 मीटर, कैरेज अ चार्ज आपको क्यू दे रखा है 0.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। कह रहे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ई पूछा है एट 3 मीटर, अच्छा सॉरी रेडियस कैपिटल आर, आई एम सॉरी स्मॉल आर कितना पूछा है 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल, ठीक है ना। तो बाहर का केस है, बाहर के लिए आपसे पूछ रहा है एक तरीके से, तो ई का फॉर्मूला लगाइए क्या है। देखो सिग्मा के टर्म्स में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, कहाँ गया आउटर के लिए, ये रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइए इसको लगाते हैं, ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सिग्मा के टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, नहीं हम वैसे भी कर सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूले में दिक्कत ये हो रही है कि हमने कैपिटल आर को नहीं लिया, तो कैपिटल आर को भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिग्मा से ही इसको सॉल्व करेंगे,
हम इसको सिग्मा से ही सॉल्व करते हैं, तो ये लग जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। सिग्मा है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -6 बाय टोटल एरिया, एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल इज 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, वेयर इज स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर इनटू में 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 0.25 का स्क्वायर कट रहा है 0.25 के स्क्वायर से, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट के क्यू बाय आर स्क्वायर से करता तो भी हमारा आंसर साफ आ जाता। क्यों, ठीक है ना। बस ये आर मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, ये कैपिटल नहीं रहेगा, ये स्मॉल आर रहेगा। मैं इसको स्मॉल आर कर देता हूँ, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये स्मॉल आर रहेगा। आप इससे भी डायरेक्ट इसको कर सकते थे। इसको सॉल्व करना, देखना, मुझे बताना क्या आंसर आएगा। 9 इंटू 10⁻⁹, 0.2 इंटू 10 की पावर -6 और 3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 9 से 9 कट जाएगा। कर लोगे ना, कर लोगे ना। क्यू कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -6 बाय 3 का स्क्वायर यानी 9। इसको काट लेना, काट पीट के देख लेना। 9 से 9 निपट जाएगा, 10 की पावर -6 से ये निपट जाएगा, बचेगा 3, और इससे और निपट जाएगा, बचेगा 2। तो आपका आंसर आएगा 200 आएगा भाई, 200 आएगा, 200 न्यूटन पर कूलम। ये आएगी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये इसमें क्या पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल। बेटा आपके पास एक स्फेरिकल शेल है और आपने एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल -q + q सेपरेटेड बाय 2l डिस्टेंस रखा है। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द शेल। बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है गॉस कहते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है वो q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, और टोटल चार्ज -q और +q बेटा 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स भी 0 है। खत्म, ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूँ। मैं डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द शेल। बेटा अगर आउटसाइड वाला केस आ जाएगा यहाँ पे देखो चार्ज कैसा फैला है, चार्ज यहाँ पर ऐसा फैला है, सॉलिड में ऐसे, पूरे में ऐसा फैला है। आपको गिवन है ये आर इसका रेडियस, और आउटसाइड पे जहां आपसे पूछा, मान लीजिए यहां आपसे पूछा है, तो आप एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ से लेके इस पॉइंट का रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम फॉर्मूला अगर आप लगाएं, क्लोज फाई टोटल इज इक्वल्स टू E.ds इज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट है, दोनों को एक एक करके देखते हैं। आइए पहला फाई टी इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E.ds, मतलब आप यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया काटिए, और छोटे से सरफेस एरिया को काट के उसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालिए, ठीक है। आइए हम छोटा सा एरिया काटते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा एरिया मैंने किससे काटे, ऑरेंज से ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे काट दिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे निकल रही है और ये एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल E.ds, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे यानी E.4πr²। ये टोटल फ्लक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट को हैंडल करते हैं। यहाँ कर रहा हूँ बेटा q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब q इनसाइड क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, नहीं,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। रो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। लेकिन मुझे कितना चार्ज चाहिए? मुझे चार्ज चाहिए जो इसके अंदर है, इसके अंदर है। यानी मैं रो को क्यू इनसाइड मेरे को चाहिए सिर्फ इतने वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम का। तो बेटा मैं रो को इतने वॉल्यूम से गुणा कर दूं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। ठीक है ना, ये है क्यू इनसाइड। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर है रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को। पीछे करके दिखाता हूँ, तो इसको कंपेयर करिए। ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इस बार भी भूल गया एप्सिलॉन नॉट लिखना? भूल गए सर आप एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। जो कट रहा है उसको काट दें बेटा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा E आउटसाइड इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आर क्यूब बाय रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर के स्क्वायर के। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड। ठीक है ना, अभी भी ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है आर स्क्वायर के। ठीक है ना, बाकी चीज़ें देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ वैसा ही बनेगा, ऐसा टेढ़ा ही जाएगा। याद रखिए, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बाहर अगर ये शेल है तो इससे बाहर ग्राफ यही पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है ना, ई वर्सेस आर का ग्राफ है, ये वैसे ही जाएगा। डेरिवेशन नहीं है, बस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो सके तो याद कर लीजिए। ऐसे बेटा आपसे ये इनसाइड के लिए भी पूछ सकता है। अच्छा, ऑन द शेल भी पूछ सकता है। बेटा ऑन द शेल क्या हो जाएगा? ऑन द शेल कैपिटल आर और ये आर बराबर हो जाएंगे, यानी इससे ये मर जाएगा, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड सरफेस पे आएगी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। दिक्कत आएगी इसमें, जब पूरा का पूरा चार्ज वॉल्यूम में ऐसा फैला है और आपसे बेटा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर पूछी है, दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, सेंटर से ये आपको रेडियस आर गिवन है, आपसे कहीं अंदर एक पॉइंट यहाँ पूछा है, तो आपने यहाँ पे स्मॉल आर लिया और एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दिया। ये गॉसियन सरफेस है। अब ये वाले चार्ज की आपको लोड नहीं है, इसके अंदर वाले चार्ज आपको लेना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? उसी तरीके से करेंगे कि फाई टोटल इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एच क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आइए इसको खोलते हैं, पहले इसको देखते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। वही काम करिए, गॉसियन सरफेस को काटिए थोड़ा सा, इसको काटिए, इसमें से इस ds सरफेस काटा जिसमें से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे निकल गई। ठीक है, तो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E इंटीग्रल ds। इसको भी खोलेंगे तो E इंटू 4 पाई, इसका रेडियस क्या लिया हमने? स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आ गया पहला। तो ये हो गया सॉर्ट। अब इसको सॉर्ट करिए सेकेंड को, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला है, तो इसके अंदर कितना, इस वॉल्यूम स्मॉल आर रेडियस वाले वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है? तो भैया रो को हम इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब से कर देंगे। ठीक है, और बाय एप्सिलॉन नॉट भूल जाता हूँ मैं। फर्स्ट सेकंड का कंपैरिजन कर दीजिए। E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा है उसको काट दें, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई का क्यूब कट जाएगा, आपको सुंदर फॉर्मूला मिलेगा
इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल्स टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है बेटा वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सेंटर से जैसे जैसे बाहर जाओगे, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी। पिछले केस में 0 थी, इस केस में जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी। बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया जो क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला था। जी की वैल्यू हम देखते थे ना इनसाइड, वही वाला है कि सेंटर से जैसे बाहर की तरफ जाएंगे स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। सेम वही फॉर्मूला आ गया। इसका भी अगर आपको ग्राफ क्रिएट करना हो तो बहुत ही अद्भुत और प्यारा ग्राफ हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे क्रिएट होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और हमने एक बढ़िया, दिस इज द स्फीयर दैट वी हैव, ये हो गया। तो हमने बेटा ये देखा कि जब हम इसके अंदर चल रहे हैं, अंदर, ये किसके बीच में बना रहे हैं हम, E वर्सेस R के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे R बराबर है कैपिटल R के, यहाँ R इज स्मॉलर देन कैपिटल R, और इसके बाहर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो हमने ये चीज़ नोट करी कि जब हम इसके अंदर हैं, अंदर तो E इज रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E कितना है, रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर है। सेंटर पे हमने क्या देखा बेटा, सेंटर पे हमने देखा रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सेंटर तक रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो E सेंटर मतलब सरफेस पे रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बस ये R जो है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और बाहर की तरफ हमने देखा कि E सरफेस, जो E आउटसाइड का फॉर्मूला है बेटा, वो हमारे पास आ रहा है, E आउटसाइड का फॉर्मूला आ रहा है रो R क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आइए इसी के बेसिस पे हम देखें, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, सरफेस पे भी E जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है, यहाँ से देखिए लीनियर बढ़िया रिलेशन बन गया। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, सरफेस पे पहुँचते के साथ ही ये कैसा जा रहा है, ये कम होने लगेगा, यानी सरफेस के बाद ये यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका पूरा सुंदर ग्राफ है, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R फॉर सॉलिड इंसुलेटर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर यू। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी होती है समाप्त, चैप्टर 1 होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए चैप्टर 1 की सारी वीडियोस देखो हमने कितने बढ़िया से मेहनत करी, आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं, सारे जेई नीट के क्वेश्चंस करवाए हैं, और आज चैप्टर 1 होता है हमारा समाप्त, ठीक है। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय बाय।